की शुरुआत एक छोटे से गांव पूरा कायम में होती है, जहां लैंडस्लाइडिंग के कारण कई लोग मिट्टी के नीचे दब चुके होते हैं। जब रेस्क्यू टीम को इस बारे में खबर मिलती है तो वे तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और दबे हुए लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। कई लोग मर चुके होते हैं और बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। इसी दौरान एक शख्स जीप में फंसा हुआ चिल्लाता है। रेस्क्यू टीम वहां पहुंचकर उसे बाहर निकालती है। तभी टीम का एक सदस्य कुछ देखकर चौंक जाता है और तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाने लगता है। अब अगले सीन में हम कहानी के लीड कैरेक्टर बैंस को देखते हैं। वो कुछ लोगों के साथ सबरीमाला से अपने गांव लौट रहा होता है। बैंस के पास एक पुरानी मॉडल की एम्बेसडर कार होती है। घर लौटते समय वो हॉस्टल से अपने बेटे पाबी को भी साथ ले आता है। रास्ते में बैंस की पत्नी ललिता उसे कॉल करती है और बताती है कि उनकी बेटी फोन पर किसी से छिपकर बातें कर रही है। वो कहती है, बैंस, तुमने उसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल दिलवाया, लेकिन वो बिस्तर में छिपकर किसी से बातें कर रही थी। मैंने उसका फोन छीनकर उसे बाथरूम में बंद कर दिया है। बैंस जवाब देता है, पाबी को लेकर आ रहा हूं, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। जब बैंस घर पहुंचता है तो उसकी बेटी बाथरूम से आवाज देती है, बैंस, मुझे बाहर निकालो। दरअसल उसके बच्चे उसे पापा नहीं, बैंस कहकर बुलाते हैं। बैंस दरवाजा खोलता है और पूछता है, फोन पर किससे बात कर रही थी? बेटी कहती है, अरे बैंस, तुम भी मां की बातों पर यकीन करने लगे? ऐसा कुछ नहीं था, बस फालतू की बातें कर रही थी। इसके बाद बैंस किचन में आता है, जहां ललिता गुस्से में उसे डांटती है, तुम ही हो जो बेटी को बिगाड़ रहे हो। बैंस कहता है, ललिता, अब गुस्सा थूक दो ना। अगले दिन बैंस अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। उसकी पुरानी गाड़ी को वो टैक्सी की तरह भी इस्तेमाल करता है। उसी दौरान एक दिन वो देखता है कि उसका बेटा पाबी किसी कोने में छिपकर सिगरेट पी रहा है, लेकिन बैंस कुछ नहीं कहता, सिर्फ ये समझने की कोशिश करता है कि वो सिगरेट था या गांजा। फिर एक दिन जब बैंस दाढ़ी काटने लगता है, ललिता उसे रोक देती है। वो कहती है, तुम्हारी दाढ़ी मुझे बहुत पसंद है, इसे मत काटो। इनकी जिंदगी हंसी खुशी चल रही होती है। एक दिन बैंस के पुराने मास्टर का कॉल आता है। वो हालचाल पूछते हैं। दरअसल बैंस पहले एक स्टंटमैन था और उसने कई फिल्मों में स्टंट परफॉर्म किए थे। मास्टर के कई शिष्य थे जो समय समय पर उनसे मिलने आते थे। बैंस कहता है, मास्टर जी, अभी टाइम नहीं मिला, लेकिन जल्दी ही मिलने आऊंगा। उसी समय पाबी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्तों के साथ गांव आता है। उसका एक दोस्त बैंस की गाड़ी देखकर उसकी बहुत तारीफ करता है। रात में सभी दोस्त घर पर खाना खाते हैं। तभी बैंस का एक पुराना दोस्त उसे इशारों से बाहर बुलाता है, दरअसल शराब पीने और मौज मस्ती के लिए। बैंस उसके साथ निकल जाता है। जब वो शराब खरीद रहा होता है, तभी देखता है कि उसकी गाड़ी कोई ले जा रहा है। वो फौरन अपने दोस्त की बाइक लेकर गाड़ी का पीछा करता है। दरअसल पाबी का वही दोस्त जिसे कार बहुत पसंद थी, उसे ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन गाड़ी का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। ब्रेक कहाँ है, गियर किधर है, उसे कुछ नहीं समझ आता। गाड़ी रुकती ही नहीं। पाबी और उसके दोस्त गाड़ी में चीखते चिल्लाते हैं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी रुकती है। बैंस गुस्से में आकर पाबी को एक थप्पड़ मार देता है। दरअसल वो अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करता है, कभी किसी को चलाने नहीं देता और आज तक उसमें एक भी खरोंच नहीं आई थी। शाम को बैंस गाड़ी की मरम्मत करवाने मणि नाम के मैकेनिक के पास जाता है। सिर्फ हल्का सा डैमेज हुआ होता है। बैंस का दोस्त कहता है, तुम्हें पाबी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। बैंस जवाब देता है, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके बाद बैंस पाबी को कॉल और मैसेज करता है, पाबी, मुझे माफ कर दो, गुस्से में तुम पर हाथ उठाया। लेकिन पाबी कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच चेन्नई से मास्टर का एक शिष्य कॉल करके बुरी खबर देता है, मास्टर अब हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनकर बैंस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा था, वो सब मास्टर से ही सीखा था। वो फौरन चेन्नई निकलने की तैयारी करता है। ललिता कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि वह भी मास्टर की बहुत क्लोज थी। लेकिन बैंस मना कर देता है। क्यों मना करता है, ये हमें इस कहानी में आगे चलकर पता चलता है। चेन्नई आने के बाद बैंस अपने मास्टर का आखिरी बार दर्शन करता है। वो अंदर से बहुत दुखी होता है और रो रहा होता है। इसके बाद मास्टर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब जब बेंस वापस अपने गांव आता है तो कोटेचन नाम का एक शख्स उसे रेलवे स्टेशन से पिकअप करता है। दरअसल कोटेचन की दुकान में ही वो मैकेनिक मणियन काम करता है। बेंस अपनी गाड़ी के बारे में पूछता है, क्या मेरी गाड़ी पहले की तरह ठीक हो गई? लेकिन कोटेचन इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो मास्टर के बारे में पूछने लगता है, आखिर
तुम्हारे मास्टर को अचानक क्या हुआ? बेंज कहता है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस कोविड के बाद उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था। ऊपर से वो अकेले थे, कभी कभी हम ही लोग मिलने जाते थे। अब हर किसी को तो एक दिन इस दुनिया से जाना ही है ना। इसी बातचीत के दौरान कोटेचन बेंज को उसके घर ले जाने की बजाय सीधे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। पुलिस स्टेशन के बाहर गांव का एक बड़ा आदमी साजी खड़ा होता है। बेंज जब स्टेशन के अंदर किसी चीज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी कोटेचन उसे रोकता है और कहता है, बेंज, इस मामले को हम संभालेंगे। अब पुलिस स्टेशन में बेनी नाम का एक पुलिस ऑफिसर होता है, जिसके पास साजी जाकर कुछ बात करता है। वो कहता है, सर, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। बेनी गुस्से में कहता है, उसने मुझे थप्पड़ मारकर भाग गया और अब तुम मुझसे ही मदद मांगने आए हो। इन बातों से बेंज को एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। उसकी गाड़ी जो मनियन को रिपेयर करने के लिए दी गई थी, उसी गाड़ी का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए किया गया था। पुलिस ने मनियन को पकड़ भी लिया था, लेकिन उसने बेनी पर हमला करके भागने की कोशिश की। गाड़ी वही छोड़ दी गई थी। बेंज कहता है, सर, वो गाड़ी मेरी है, मैंने कल ही रिपेयर के लिए दी थी। बेनी जवाब देता है, वो गाड़ी बहुत पुरानी है, तुम्हें उसे चलाने की इजाजत किसने दी? मनियन पर बहुत सारे केस दर्ज हैं, जैसे ही वो दिखे हमें तुरंत खबर देना। बेंज कहता है, सर, मेरी गाड़ी मुझे वापस दे दीजिए, मैं फाइन भरने को भी तैयार हूं। लेकिन बेनी गाड़ी वापस देने को तैयार नहीं होता। इसी दौरान एक कांस्टेबल सुधीश बेनी के पास आता है और छुट्टी मांगता है। सर, कल मेरी बहन की शादी है, मैंने बहुत लोगों को बुलाया है। बेनी कहता है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इंस्पेक्टर सर के आने दो। बाहर आकर बेंज अपनी गाड़ी को देखता है और बहुत भावुक हो जाता है। रात हो जाती है, लेकिन वो वही पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा रहता है ताकि इंस्पेक्टर आकर उसकी बात सुने। उसी समय साजी बेंज के पास आकर कहता है कि मनियन बाइक लेकर अपने घर गया है, चलो उसे पकड़ते हैं। ये लोग मनियन के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो वहां नहीं होता। उसके मां बाप होते हैं। मनियन का नाम सुनते ही वे इन्हें भला बुरा कहकर भगा देते हैं। इसके बाद ये लोग एक लोकल पॉलिटिशियन की मदद से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पॉलिटिशियन एक पुलिस वाले से बात करके मामला सुलझाने का आश्वासन देता है। वो बेंज से कहता है, इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए, सी को 8,000 रुपए और कांस्टेबल को 7,000 रुपए दे दो, बाकी मैं देख लूंगा। बेंज के पास इतने पैसे नहीं होते तो वो ललिता से मदद मांगता है। ललिता गुस्से में कहती है, तुम मेरे पैसों को हाथ भी मत लगाना। फिर ये लोग बेनी के पास जाते हैं, लेकिन वो पैसों से मानने वाला नहीं होता। कहता है, पहले मनियन को पकड़कर मेरे सामने लाओ, फिर जो करना हो करो। उसने मुझ पर हाथ उठाया है। इसी दौरान बेंज गाड़ी की सफाई करता है तो बेनी उसे डांटता है, ये एविडेंस वाली गाड़ी है, तुम इसे कैसे छू सकते हो? इस बात पर बेंज और बेनी के बीच बहस हो जाती है। बेंज के दोस्त उसे समझाते हैं कि शांत रहो। घर जाकर भी बेंज को नींद नहीं आती, उसे अपनी गाड़ी की चिंता होती है। बाद में बेंज ललिता से पावी के बारे में पूछता है। ललिता बताती है, हाँ, उसने आज मुझसे बात की थी। पहले तो गाड़ी के बारे में पूछा, फिर मैंने उसे सारी बात बताई। वो भी दुखी हुआ। उसी रात पावी पुलिस स्टेशन जाता है। इंस्पेक्टर जॉर्ज के पास जाकर वो बेंज की गाड़ी के बारे में पूछता है। जॉर्ज बेनी को आदेश देता है, इसकी गाड़ी वापस कर दो। बेनी गाड़ी की चाबी नहीं देता, खुद गाड़ी लेकर बाहर आता है और कहता है, सर, मैं इसे गाड़ी नहीं दूंगा, मनियन ने मुझ पर हाथ उठाया है। जॉर्ज कहता है, इतना ईगो मत रखो, चाबी दे दो। आखिरकार बेंज को उसकी गाड़ी मिल जाती है। तभी जॉर्ज बेंज से एक जगह छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। आज सुधीश की बहन की शादी है, मुझे छोड़ दो। बेंज पहले मना करता है, लेकिन फिर जॉर्ज की मदद के बदले मान जाता है। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत होती है। शादी की जगह पहुंचकर जॉर्ज बेंज को भी शादी में बुलाने की कोशिश करता है। बेंज मना करता है, सर, मैं यहां किसी को नहीं जानता, मैं घर जा रहा हूं। बेनी बेंज की गाड़ी की चाबी लेकर शादी में चला जाता है और कहता है, हमारे आने तक यही इंतजार करो। काफी देर बाद बेनी आकर कहता है, बेंज, हमें सुधीश के घर कुछ सामान लाने जाना है, प्लीज हमें वहां छोड़ दो। बेंज कहता है, सर, वो जगह बहुत दूर है। जॉर्ज कहता है, हम नशे में हैं, ड्राइव नहीं कर सकते, मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? बेंज मजबूरन राजी हो जाता है। रास्ते में गाड़ी बंद पड़ जाती है। वो कहता है, गाड़ी थोड़ी ठंडी होगी तो फिर स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद फिर से वे चल पड़ते हैं। आगे जॉर्ज एक शॉर्टकट लेने को कहता है। बेंज मना करता है, सर, रास्ता खराब है। जॉर्ज कहता है, बस 1 किलोमीटर है। रास्ता वाकई खराब होता है, गाड़ी को स्क्रैच लग जाता है।
फिर एक नदी आती है। बेंस मना करता है, सर मैं गाड़ी आगे नहीं ले जा सकता। जॉर्ज कहता है, थोड़ा सा ही तो पानी है, कुछ नहीं होगा। दबाव में बेंस गाड़ी लेकर नदी पार करता है। वो पूछता है, अब कितना दूर है? बेनी कहता है, बस 4 किलोमीटर और। बेंस गुस्से में कहता है, पहले 1 किलोमीटर कहा, अब 4? अगर यूं ही चलता रहा तो मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। वो यही गाड़ी रोक देता है और आगे जाने से मना करता है। तब जॉर्ज असली बात बताता है, कल सुधीश की बहन की शादी है। उस लड़की को कॉलेज के समय से एक लड़का परेशान करता था। उसने फोटो और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया। गुस्से में सुधीश ने उसे मार दिया। गलती से ही सही, पर अब उसकी लाश तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी में है। हमें बस उसे ठिकाने लगाना है। बेंच के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे उसे धमकाते हैं कि किसी को कुछ मत बताना। लाश को जंगल में फेंक देते हैं। लौटते समय जॉर्ज बेंस को किराए के तौर पर कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। सुबह होने के बाद बेंस अपने घर पहुंचता है। रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही होती है। वो न तो अपनी बीवी से बात करता है और न ही अपनी बेटी से। इसी बीच उनके घर का कुत्ता गाड़ी की डिक्की के पास आकर लगातार भौंकता रहता है। जब बेंस डिक्की खोलकर देखता है तो उसमें खून के धब्बे होते हैं और एक पर्स भी पड़ा होता है। उसी समय ललिता बेंस के लिए चाय लेकर आती है। बेंस जल्दी से पर्स को बगल की झाड़ियों में फेंक देता है और डिक्की को बंद कर देता है। अब बेंस सब कुछ भूलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाता है, लेकिन ब्रेन उसे बार बार कॉल करता है, जिसे बेंस उठाता ही नहीं। एक दिन वो अपनी गाड़ी को किसी नदी के किनारे ले जाकर बहुत अच्छे से साफ करता है। इधर पुलिस स्टेशन में जॉर्ज सीसीटीवी कैमरा ठीक करवा रहा होता है। दरअसल जॉर्ज कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला है, लगभग 7 से 8 दिनों के भीतर। उसी समय बेंस पुलिस स्टेशन जाकर जॉर्ज से मुलाकात करता है और रिक्वेस्ट करता है, सर प्लीज मुझे बार बार कॉल मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। जॉर्ज कहता है, बेंस मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। अब तो तू हम में से ही एक बन चुका है। अगर तुझे कोई परेशानी आएगी तो सीधे हमारे पास आना। तूने हमारी मदद की है, अब हम भी तेरी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और हमें मालूम है कि तू उस रात का इंसिडेंट किसी से शेयर नहीं करेगा। अगर किया तो हम तुझे भी खत्म कर देंगे। उसी वक्त मणि के माता पिता पुलिस स्टेशन आकर उसका मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त बेंस सोच में पड़ जाता है, क्या उस रात पुलिस वालों ने मणि की डेड बॉडी को ही ठिकाने लगाया था? अब बेंस की हालत देखकर ललिता पूछने लगती है, कल से तुम इतने गुमसुम क्यों? न मुझसे ठीक से बात कर रहे हो, न अपनी बेटी से। लेकिन बेंस कुछ नहीं बताता, उल्टा ललिता पर चिढ़ने लगता है। अगले दिन से जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बेंस अपने बेटे पाबी को लेने हॉस्टल जाता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि पाबी तो पहले ही हॉस्टल से निकल चुका है। यह सुनकर बेंस घबरा जाता है और तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर जॉर्ज को अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेन देता है। जॉर्ज कहता है, बेंस आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, 4-5 दिन मस्ती करते हैं, लेकिन चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए कंप्लेंट लिख लेते हैं। बाहर निकलते वक्त बेंस को एक बाइक दिखाई देती है जो उसके बेटे पाबी की जैसी होती है। वो बेनी से पूछता है तो बेनी कहता है, अरे बेंस ये बाइक तो 4-5 महीने से यहीं पड़ी है। अगर तुम्हारे बेटे की कोई खबर मिलेगी तो हम जरूर बताएंगे। बेंस घर आकर उस पर्स को ढूंढने लगता है जिसे उसने झाड़ियों में फेंका था। काफी तलाश के बाद उसे वह पर्स मिल जाता है। जब वह पर्स खोलता है तो देखता है कि वह पर्स किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने बेटे पाबी का है। ये देखकर बेंस के होश उड़ जाते हैं। अब वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उस रात पुलिस वालों ने उसी के बेटे की लाश को जंगल में फेंक दिया था। बेंस बाथरूम में जाकर रो रहा होता है, तभी बाहर से ललिता आवाज लगाती है, पाबी फोन नहीं उठा रहा, कल हम दोनों उसके हॉस्टल चलेंगे। बेंस को कुछ समझ नहीं आता कि वह ललिता को क्या जवाब दे। इसके बाद बेंस सुधीश के पास जाकर पूछता है, सच सच बताओ, उस रात तुमने किसकी बॉडी को ठिकाने लगाया? सुधीश कुछ नहीं बताता, सिर्फ कहता है, घर जाओ बेंस। इसी दौरान पूरे गांव में लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। कई लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं। रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में लग जाती है। एक जीप में कुछ लोग फंसे होते हैं। जब टीम उन्हें बाहर निकालती है तो एक शख्स कुछ देखकर हैरान रह जाता है। यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। थैले में एक डेड बॉडी होती है जिसे जॉर्ज और बेनी ने लाकर फेंका था। लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो बॉडी बहकर यहां आ गई। मीडिया ये सब कवर करने लगती है। रेस्क्यू टीम ने एक थैला बरामद किया है जिसमें एक शख्स की लाश है। ये खबर देखकर जॉर्ज और बेनी परेशान हो जाते हैं। बेनी कहता है, सर लाश बाहर आ गई। जॉर्ज जवाब देता है, डरो मत बेनी,
अभी पोस्टमार्टम होगा। मिसिंग कंप्लेंट से मैच करने में टाइम लगेगा। अगर कुछ सामने आया तो हम यहां से भाग निकलेंगे। इस बीच वे सुधीश को कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन बंद आता है। वे घर जाते हैं, लेकिन वो वहां भी नहीं मिलता। एक कांस्टेबल आकर जॉर्ज से कहता है, सर, लड़के का पोस्टमार्टम हो गया है और उसकी मिसिंग कंप्लेंट हमारे ही स्टेशन में लिखी गई थी। अब यह सच्चाई सामने आते ही बेनी डरने लगता है। इसके बाद जॉर्ज बेंस के घर आता है और पूछता है, वो कहाँ है? कोटा चंद जॉर्ज को बताता है, लैंडस्लाइडिंग में जो लड़का मरा है वो इसी गांव का है। बेंस ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। अब बेंस ही गायब है। कोई तो होना चाहिए जो उसकी पहचान करे। जब ललिता को यह बताया जाता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। उधर बेंस ने सुधीश को एक लॉज में बंद कर रखा होता है। बेंस पूछता है, सच बता, मेरे बेटे के साथ क्या किया? सुधीश कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। जॉर्ज और बेनी ने मुझे जंगल में ले जाकर वही दिखाया जो उन्होंने तुझसे कहा। शादी वाली बात झूठ थी। मुझे नहीं पता कि वो लाश किसकी थी। बेंस जॉर्ज को फोन करता है। जॉर्ज कहता है, तुम्हारा बेटा सेफ है, अभी मैं तुम्हारे घर से आ रहा हूं। लेकिन बेंस यकीन नहीं करता और फोन काट देता है। सुबह होते ही जॉर्ज पुलिस वालों के साथ लॉज पर आता है। वो बेंस से कहता है, मैंने 36 साल इस डिपार्टमेंट में दिए हैं। बहुत गलत काम किए, पर कभी पछतावा नहीं हुआ। अब मैं रिटायर होने वाला हूं। मैं अपने करियर पर कोई दाग नहीं चाहता। फिर वो बेंस को कहता है, जब तुम फिल्मों में स्टंट करते थे तब तुमने अपने दोस्त को धोखा देकर मार दिया और उसकी बीवी ललिता से शादी कर ली। पाबी और उसकी बहन तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। जॉर्ज कहता है, इसीलिए तुमने अपने ही बेटे पाबी को मार डाला। यह सुनकर बेंस को गुस्सा आ जाता है और वो जॉर्ज की पिटाई कर देता है। इधर कुछ पुलिस वाले मीडिया के सामने बयान देते हैं, पाबी को उसके ही सौतेले बाप बेंस ने मारा है। यह सब जॉर्ज की बनाई हुई झूठी कहानी होती है। दूसरी ओर बेनी ललिता और उसकी बेटी को थाने लाकर टॉर्चर करता है ताकि वे ये बयान दे कि हमारे बेटे को उसके बाप बेंस ने मारा। उधर लॉज के पास पुलिस वाले बेंस को पकड़ने आते हैं और यहां एक जबरदस्त फाइट होती है। पुलिस वाले बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बेंस को पकड़कर अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस स्टेशन लाया जाता है। जब बेंस को पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो वहां पहले से ही काफी सारे मीडिया वाले मौजूद होते हैं। बेंस को लाने के बाद जॉर्ज ललिता और उसकी बेटी को छोड़ देता है। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है। जज पुलिस को 5 दिनों का समय देता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस समय तक उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त जॉर्ज बेंस से कहता है, कहानी में हीरो जॉर्ज है और बेंस, तुम अब इस कहानी से खत्म होने वाले हो। उसी दिन जॉर्ज का रिटायरमेंट फंक्शन होता है। रात में जॉर्ज बेनी से कहता है कि आज रात बाहर से 4-5 पुलिस वाले आएंगे। तुम पुलिस स्टेशन के सभी लोगों को भेज दो और बस अकेले वही रहो। पहले तो बेनी इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जॉर्ज उसे समझाता है कि उसे अभी और चीजें सीखनी है और हां, आने वाले समय में तुम ही इंस्पेक्टर बनने वाले हो। अब बेनी कई कांस्टेबल्स को अलग अलग कामों में भेज देता है, कुछ को पेट्रोलिंग के लिए तो कुछ को घर भेज देता है। पुलिस स्टेशन में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उन्हें ऑन रखता है, यहां तक कि सुधीश को भी वहां रहने नहीं देता। सभी के जाने के बाद पुलिस स्टेशन में बिना यूनिफॉर्म के 6 लोग आते हैं। बेनी इन सभी को बेंच के पास ले जाता है और कहता है, अब तेरा काम खत्म हो चुका है, लेकिन तुझे मारने से पहले मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं। दरअसल जब बेंस चेन्नई गया था उसी दौरान बेनी ने उसकी भाभी को गांजा केस में अरेस्ट किया था। जॉर्ज और बेनी ने उसकी भाभी को बुरी तरह टॉर्चर किया। इसी दौरान पावी को सिर पर गहरी चोट लगी और उसकी वहीं मौत हो गई। अब ये सभी लोग बेंस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेंस उन सब के साथ जबरदस्त फाइट करता है। उसी समय सुधीश वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है, क्योंकि उसे शक हो गया था कि आज रात कुछ गड़बड़ होने वाली है। अंदर जाकर वो देखता है कि बेनी को बुरी तरह पीटा जा रहा है। वो बेंस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेंस सुधीश को बांधकर बेनी को अपने साथ ले जाता है। यहां से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। जब बेनी ने पावी को मार डाला था तब उसने उसकी डेड बॉडी को गाड़ी की डिक्की में छुपा दिया था। ठीक उसी तरह अब बेंस भी बेनी के साथ वही करता है। कुछ देर बाद जॉर्ज को जब इस बारे में पता चलता है तो वो पूरे गांव में नाकाबंदी करवा देता है। सभी गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद जॉर्ज बेंस के घर आता है, जहां वो बेंस के दोस्तों को भगा देता है और ललिता व उसकी बेटी को बेरमी से पीटने लगता है। वो पूछता है, बता बेंस कहाँ गया है? उसी समय बेंस बेनी के फोन से कॉल करता है और कहता है, मुझे पता था कि तू मेरी फैमिली के पास जरूर जाएगा, इसलिए मैं तेरी बेटी को अगवा कर चुका हूं। यह सुनकर जॉर्ज घबरा जाता है
और दौड़कर अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसकी बेटी नहीं मिलती। पास में खड़ी बेंस की गाड़ी को खोलकर देखता है तो उसमें बेनी की लाश होती है। उसी वक्त बेंस वहां आकर जॉर्ज को बेरमी से पीटने लगता है। वो सिर्फ एक ही बात पूछ रहा होता है, बता मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन जॉर्ज कुछ नहीं बताता। बेंस उसे जान से मार देता है। ये सब कुछ जॉर्ज की बेटी दूर से देख रही होती है। यहीं पर एक चौंका देने वाली सच्चाई सामने आती है। दरअसल पावी और जॉर्ज की बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन पावी ने उसे बताया था कि जब वो 4 साल का था तभी उसके पिताजी की मौत हो गई थी। उस समय बेंस उनके परिवार का सहारा बना और वो उसे अपने पिताजी से भी ज्यादा मानता था। जब जॉर्ज को अपनी बेटी के इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने पावी को गांजे के केस में फंसा दिया और बेनी की मदद से उसकी हत्या करवा दी। जब बेंस एक बार अपनी गाड़ी वापस लेने पुलिस स्टेशन गया था तब बेनी ने पावी की डेड बॉडी उसकी ही गाड़ी की डिक्की में रख दी थी और बहाना बनाकर गाड़ी वापस नहीं दी थी। 2 दिन बाद जब जॉर्ज और बेनी को पावी के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी मिलती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। अब वर्तमान समय में पावी की डेड बॉडी उसके परिवार को सौंप दी जाती है, लेकिन बेंस वहां मौजूद नहीं होता। वो जॉर्ज और बेनी की लाश को लेकर उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां सब कुछ शुरू हुआ था। इसके बाद बेंस खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है और इसी के साथ ये जबरदस्त मूवी यहीं समाप्त होती है।